कार्यक्रम आरंभ करें। जी कार्यक्रम बहुत बहुत जी साहब, बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज के इस संवैधानिक वेबिनार में सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर आर.सी. धीमान साहब से निवेदन करेंगे कि वह आज के इस संवैधानिक वेबिनार में संविधान के जो आर्टिकल हैं उसकी हमें जानकारी प्रदान करें। माननीय प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब, आप सादर आमंत्रित हैं साहब। धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, सभी लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी साहब, हो रही है। ठीक है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि सभी लोग मुझसे परिचित हैं, मेरा नाम आर.सी. धीमान है। मैं कानपुर में लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं प्रत्येक सोमवार को भारत के समस्त नागरिकों के हित में संवैधानिक शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। यह मेरी घोषणा है कि मेरा उद्देश्य भारत के संविधान को देश के समस्त नागरिकों तक पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य भारत के अंदर समस्त नागरिकों को संविधान के अंदर प्रदान किए गए मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और नागरिकों के मताधिकार एवं अन्य अधिकारों के संबंध में उन्हें जागरूक करना, उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराना है। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर होने वाले विभेद का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय, गरिमा जैसे सिद्धांतों का समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से मैं निशुल्क, बिना किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लिए, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के माध्यम से भारत के नागरिकों को संविधान की निशुल्क जानकारी, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, प्रदान करना अपना कर्तव्य समझता हूं और कर रहा हूं।
भारतवर्ष में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, अहिंसा जैसे मूल्यों को स्थापित करने का काम करने वाले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती, पूर्व MLC एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, माननीय बादल सिंह बौद्ध के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निरंतर दिन दूना रात चौगनी आगे बढ़ रही है। और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं माननीय संचालक महोदय, भारत देश के अंदर समस्त नागरिकों, उपासक, उपासिकाओं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी एवं आम कार्यकर्तागण, जैसे कि मैं भारत के संविधान के संबंध में आजकल न्यायपालिका के संबंध में जानकारी आप लोग को दे रहा हूं कि किस तरीके से न्यायपालिका के पास न्यायिक शक्तियां हैं। इससे पूर्व विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। पिछले व्याख्यान में मैंने अनुच्छेद 131 पर चर्चा की थी और आज अनुच्छेद 132 पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अनुच्छेद 132 पर चर्चा करें, आज भारत देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। तो मैं भी भारत के समस्त नागरिकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम शिक्षक एवं शिक्षिका महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के समस्त नागरिकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई प्रेषित करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जिनके संबंध में देश के नागरिक जानते हैं, परंतु मैं यहाँ पर उनके संबंध में संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर प्राचीन काल में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, भारत के समस्त नागरिकों के पास नहीं था। राइट टू एजुकेशन के मामले में इक्वालिटी नहीं थी। कुछ वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और कुछ वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। परंतु महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के द्वार भारत के समस्त नागरिकों के लिए खोले। उनका मानना था कि शिक्षा पर सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार है, सभी व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के
उन्होंने भारतवर्ष में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ कई महाविद्यालयों की स्थापना करी। सबसे प्रमुख बात उनकी ये रही कि जो महिला शिक्षा है, कि महिलाओं को तो शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करके उनको यह जिम्मेदारी दी कि भारत के अंदर आप महिलाओं को शिक्षित करिए, और उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इस तरीके से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ही वह प्रथम शिक्षक और शिक्षिका थे जिन्होंने समानता के आधार पर भारत के समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, और जिसका परिणाम ये निकला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है विश्वविख्यात हुए, जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार के साथ साथ जो है संविधान भी लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनके संबंध में कहा जाता है कि उन्हें उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को के ने जो है 32 डिग्रियां हासिल करी थी और 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। तो एक ऐसे गुरु, एक ऐसे आदर्श, एक ऐसे महान व्यक्ति ज्योतिबा फूले, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, और ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से जो है बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति जो है भारत में जन्म के बाद जो है इतनी उच्च कोटि तक पहुंचे। इसका पूरा का पूरा श्रेय ज्योतिबा फूले को जाता है। इसलिए हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के समस्त नागरिकों से को शुभकामनाएं देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी जब शिक्षा की बात चल रही है तो हम बात करते हैं भारत के अंदर भारत के संविधान के। भारत के संविधान के संबंध में जब हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21A है, और फंडामेंटल राइट्स में है, और उसमें लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है अनुच्छेद 21, और उसमें लिखा हुआ है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। यानी कि जो 6 साल के बच्चे हैं भारत देश के अंदर और 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है। स्टेट कैन नॉट डिनाई, राज्य इससे इनकार नहीं कर सकता। यह एक फंडामेंटल राइट्स है। राज्य के विषय में बता ही चुका हूं, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार, केंद्र की संसद और राज्यों की विधानसभा और क्षेत्रीय एवं अन्य प्राधिकारीगण जो विधि का कार्य करते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य जो है के ऊपर यह दायित्व भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 निर्धारित करता है। उनके ऊपर अनिवार्यता निर्धारित करता है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दीजिए। अब भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है
सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे कि क्या भारत के राज्य आज 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे पा रहे हैं? आज 5 सितंबर 2022 हो रहा है और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। अगर आज इस बात की समीक्षा की जाए कि जब से संविधान बना है तो क्या पाया क्या खोया, तो हम देखते हैं कि आज भी जो है 6 से 14 साल के बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। बाल श्रमिक के रूप में बहुत सारे बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के अभाव में होटलों में काम कर रहे हैं, दूसरे स्थानों पे काम कर रहे हैं। जिनको शिक्षा का अवसर संविधान देता है, उन्हें स्टेट शिक्षा का अवसर किन कारणों और परिस्थितियों में नहीं दे पाया। यह एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं तो यही चाहूंगा कि स्टेट को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया है, उसको लागू किया जाए पूरे देश के अंदर और उसमें पार्टिसिपेशन हो स्टेट का ज्यादा से ज्यादा। एजुकेशन ही वह एक महत्वपूर्ण औजार है, वह टूल्स है जिसके माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले ने डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति पैदा किए। शिक्षा ही वह वस्तु है जिसके माध्यम से अब्राहम लिंकन पैदा हुए। शिक्षा ही वह वस्तु है जिसके माध्यम से न्यूटन, चैडविक जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए। शिक्षा ही वह वस्तु है जिससे आइंस्टीन जैसे व्यक्ति पैदा हुए। शिक्षा ही वह वस्तु है जिससे हम चांद पर पैर रख सकते हैं, नई नई चीजें खोज सकते हैं। लेकिन जिस समाज को, जिस वर्ग को, जो है बच्चों को शिक्षा से ही वंचित रखा जाए, वहां पर ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? वो उनके कदम चांद पे कैसे पहुंचेंगे? वो अब्राहम लिंकन कैसे बनेंगे? वो डॉक्टर अंबेडकर कैसे बनेंगे? वो एक साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? वो एक अच्छा वकील कैसे बनेंगे? ये एक मूल प्रश्न है। इसलिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, भारत के निर्माण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये जरूरी है कि जो है उसको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा ही नहीं प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा का मतलब तो यही है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मस्तिष्क का विकास हो, ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति में तर्क करने की शक्ति रहे। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि का विकास होना चाहिए, न कि किसी सिद्धांत, किसी धर्म, किसी मत का अनुसरण करता। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग, किसी भी मत को अनुसरण करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं प्रदान करनी चाहिए, बल्कि शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जानी चाहिए कि बच्चों के मस्तिष्क का विकास। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। परंतु जो है हम जिस बिंदु को आज रखना चाहते हैं वह है दोहरी शिक्षा नीति। इससे पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाया था वो ये था। इसमें एक बच्ची दिखाई गई है जो बहुत ही आराम से एक टेबल पर सुख सुविधाओं के साथ पढ़ रही है। टेबल है, कुर्सी है, बेहतरीन एसी कमरा भी होगा, ऐसी कल्पना करी जा सकती है। दोहरी शिक्षा नीति। और नीचे आते हैं तो ये है वो आम जनता के बच्चे, आम आदमी के बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिनको
कुर्सी उपलब्ध नहीं है, जिनको मेज उपलब्ध नहीं, जिनको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो ये अभाव में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो साधन के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन दोनों बातों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये भारत के अंदर दोहरी शिक्षा नीति है, एक प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें महंगे महंगे जो है शिक्षा के उपकरण लगे हुए हैं, वीडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, अच्छी अच्छी टेक्निक के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चे चांद पे जाते हैं जिन्हें बेहतर शिक्षा दी जाती है, और ऐसे बच्चे जो सामने हैं, ये चिट्ठी पत्री पढ़ना सीखते हैं और थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं, फिर जा कर के किसी प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर बनते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है तो किसी सरकारी संस्थान में या प्राइवेट संस्थान में क्लर्क बन जाते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं जो आईएएस भी बनते हैं, पीसीएस भी बनते हैं और छा जाते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर छा। तो ऐसे बच्चों को भी जो है सुख सुविधाएं प्राप्त हो, जिनके माध्यम से जो है जो ये जो अभाव है, अभाव में प्रभाव जो पैदा करते हैं बच्चे, वो आगे आते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ये जो दोहरी शिक्षा नीति है कि एक तरफ ऐसे महाविद्यालयों की बात हो रही है जहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधुनिक है, मॉनिटर पे पढ़ाई हो रही है, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो रहा है। दूसरी तरफ जहां हम एक आईटी सेक्टर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो है इंटरनेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है, वहीं ये बच्चे हैं जो अभी कुर्सियों में स्कूल की भी अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी शिक्षा नीति है, इसकी वजह से भारत में दो प्रकार के वर्ग स्थापित हो रहे हैं, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो चांद की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, और एक निम्न निम्न वर्ग जिसको संविधान ने तो अधिकार दिया, परंतु राज्य के द्वारा जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, उनके अभाव में उनका भविष्य जो है उज्जवल होने पर उज्जवल नहीं हो पा रहा है। तो एक पॉइंट ये था जो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं देश के नागरिकों के समझ की बात रख रहा हूँ। और बात करते हैं आज के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132 एक सिंपल सा आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपील की अधिकारिता। तो ये जो है अनुच्छेद 132, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति प्रदान की गई है कुछ मामले। पॉइंट नंबर 1, अपील की शक्ति। तो जो अपीली अधिकारिता होती है, उसको आप समझ लीजिए। अपील क्या होती है कि जब कोई विधि के बिंदु पर, जब किसी विधि के बिंदु पर, यानी लीगल डिस्प्यूट जब खड़ा होता है, विधि के बिंदु पर विवाद खड़ा होता है, तो या कोई न्यायिक के बिंदु पर कोई विवाद खड़ा होता है और उस पर डिसीजन आता है, जब उस पर डिसीजन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर या लोअर कोर्ट, सबसे पहले मान लीजिए कि जो सबसे लोअर कोर्ट होता है उसमें डिसीजन आता है किसी बिंदु पर, और दोनों पक्षकार में एक पक्षकार के पक्ष में आता है, दूसरे पक्षकार के विपक्ष में आता है, और विपक्षी पक्षकार को लगता है कि निर्णय सही नहीं हुआ, ये लॉफुल नहीं था,
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है या लॉ में ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनते, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो वह अपील करता है उससे ऊपर की कोर्ट में, और वहां के भी निर्णय से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में जाकर के उन बिंदुओं के निस्तारण के लिए अपील करता है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के किसी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को, उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु क्यूरेटी रेट जो होती है, यानी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी चैलेंज उच्चतम न्यायालय में ही किया जा सकता है। ये जो अपील है, अपील की का अधिकार है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, अपील की अधिकारिता, तो ये अपील की अधिकारिता के संबंध में अनुच्छेद 132 है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह दीवानी, फौजदारी या अन्य कार्रवाई में हो। तो अनुच्छेद 132 में यह शक्ति प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय को कि उच्चतम न्यायालय में दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में कोई भी आदेश आया है, कोई भी डिक्री आई है या कोई भी कार्रवाई हुई है, तो ऐसे मामलों में कोई पक्षकार दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की शक्ति यानी अधिकार रखता है, और अपीली अधिकारिता न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को। परंतु एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत प्रमाणित करता है कि मामला इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यानी 134 ए 134 में की बात है। अब जो है हाई कोर्ट को, अगर किसी भी भारत के हाई कोर्ट को जो है निर्णय करते समय यह महसूस होता है कि अनुच्छेद 134 के अंतर्गत दी गई जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो है मामला बन रहा है, तो वह उस मामले को रिफर कर देता है कि ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए, तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 134 ए में है क्या? आखिर ऐसा क्या है कि हाई कोर्ट अपनी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को सौंपे दे रहा है? ग्राउंड क्या है उसका? ग्राउंड ये है 134 ए में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय को जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या 33 के खंड 1 या 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है, तो यह देता है, इस प्रकार पारित किए जाने वाले या दिए जाने वाले जो निर्णय हैं उनके मामले में हाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले में संविधान का इशू आ रहा है, ये जो मुद्दा डिस्कस हो रहा है उसमें संविधान का मुद्दा भी आ रहा है, इसलिए इस संविधान के मुद्दे को आ जाने के कारण यह अपील का वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए
जो है एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। क्या कि यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से ऐसा कर सकेगा, और ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडनीय जो भी हो या कोई भी कार्रवाई हो, उसके लिए पक्षकार जो है अगर संतुष्ट नहीं है तो वो संवैधानिक मामला होने पर वह पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अधिकारिता ट्रांसफर होगी। लेकिन उसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि शर्त ये है कि इशू डिस्कस तब होगा जब हाई कोर्ट उसमें प्रमाण पत्र जारी कर देगी। मतलब हाई कोर्ट विल इशू ए सर्टिफिकेट दैट there is a disputed issue which belongs to Indian Constitution। इस मुद्दे में एक ऐसा विवादित तथ्य है जो भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह का प्रमाण पत्र बनाकर दे देगी, तो वो प्रमाण पत्र के आधार पर जो पार्टी है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इस आधार पर, इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन में अपील की अधिकारता प्राप्त है। बस अनुच्छेद 132 यही कहता है। तो संक्षेप में अनुच्छेद 132 को मैं बता देता हूं कि सिंपल सी बात, साधारण सी बातों में, कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकारता प्राप्त है। किन किन मुद्दों पर अधिकारता प्राप्त है? कोई डिक्री अगर की गई है, कोई आदेश किया गया है, कोई निर्णय किया गया है, और जो है या कोई कार्रवाई ऐसी चल रही है, तो उस डिक्री, उस आदेश, उस कार्रवाई में कोई ऐसा तथ्य है जिससे संवैधानिक मसला उत्पन्न हो रहा है, तो न्यायालय जो है हाई कोर्ट अनुच्छेद 134 ए को ध्यान में रखते हुए इस इशू को ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कैसे करेगा? एक सर्टिफिकेट बना देगा और ये इशू कर देगा कि संवैधानिक इशू इसमें प्रदर्शित होता है, और इस आधार पर यह अपील वहां पर हो सकेगी। और जो इसमें पॉइंट नंबर 2 था वो खत्म कर दिया गया है। तो यहीं से जो है ये अनुच्छेद 132 यूं ही समाप्त होता है। और आज 5 सितंबर को जन्मदिन के जो है अवसर पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम भारत के नागरिकों के समक्ष शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जिन लोगों को, जैसे ये मैंने बोला है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इन वर्गों के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले और स्त्री एक वर्ग है, स्त्री एक वर्ग है, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले। तो इन वर्गों को ये पता होना चाहिए कि आज जो वो इस स्कूल में बैठे हैं और ये जो IAS बन के बैठे हुए हैं, ये जो PCS बन के बैठे हुए हैं, वो भी किसी खेत में मजदूरी कर रहे होते, किसी के खेत की निराई कर रहे होते, किसी के खेत की कटाई कर रहे होते, किसी रेलवे की क्रॉसिंग पर पत्थर तोड़ रहे होते, किसी मजदूर के रूप में किसी की बिल्डिंग की ईंट लगा रहे होते। अगर जो है ज्योतिबा फूले ने इन वर्गों के लिए शिक्षा के दरवाजे नहीं खोले होते तो, परंतु दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी नीति के कारण जो है इन वर्गों को पता ही नहीं चल पाया कि इनके उद्धारक कौन है, इनके लिए शिक्षा के दरवाजे किसने खोले।
और ये तो जो है सोचते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, इन्हें जो बताया गया उतने पे ही सीमित है। अत्यधिक ज्ञान की जरूरत है। सत्य को जानो, कहते हैं ना तथागत। तथागत का मतलब ही है वह व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया। यहाँ पर यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। बहुत विविध जानकारी आर्टिकल 132, 133, 134 के संबंध में आपने हम सभी साथियों के बीच में रखी है। काफी साथियों ने आपकी इस जानकारी को अच्छे से सुना, नोट भी किया, और बहुत ही इस प्रकार की जो जानकारी है कहीं नहीं मिल पाती है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का और माननीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रसाद भारती बौद्ध साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी कड़ी में आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध साहब, जो कि बिहार से हैं, बोध गया बिहार से हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के बौद्ध साहब। जी, आवाज आ रही है? जी साहब। हेलो। हाँ साहब, आ रही है आपकी आवाज। विश्वविख्यात तथागत बुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर एवं समस्त महापुरुषों को नमन। जिनमें शामिल सभी भाइयों बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन संविधान वाचन का भी है और साथ साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग अपने महापुरुषों को जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है उस पर भी चर्चा किए हैं। प्रोफेसर आसिफ इमाम साहब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जहां तक संविधान बता दें कि शिक्षा या स्टडी, अध्ययन दो तरह के होते हैं। पहला है, अंग्रेजी में बोलता है उसको वन इन ऑल, दूसरा है ऑल इन वन। मतलब पहला जो हुआ उसका मतलब हुआ कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, पहला। दूसरा कि कोई विषय है जिसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो अभी संविधान के बारे में जो डिटेल चर्चा कर रहे हैं तो आरसी धीमान साहब कर ही रहे हैं। वो डिटेल ऑल इन वन, ऑल इन वन पूरा संविधान का डिटेल वो बता रहे हैं, इसलिए वो आर्टिकल वाइज बता रहे हैं, उसका प्लस माइनस बता रहे हैं, वो भी ले मैन के भाषा में बता रहे हैं ताकि हमारे ले मैन भी समझ जाए। समझना जरूरी है, बोलना उतना नहीं है जितना कि समझना जरूरी है। और स्पीड में बोलते लोग समझते हैं तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए तो वो है। अब जैसे जैसे हम बोलते हैं संविधान, तो आम आदमी को क्या समझना चाहिए कि संविधान का मतलब हुआ कि ये जो भारत का जो व्यवस्था है उसका मास्टर माइंड कहिए एक तरह से, या मदर लॉ कहिए, कानून। और भारत में संविधान सबसे ऊपर कानून है और जितने भी कानून बने हैं उसके नीचे। उसका इससे महत्व हो जाता है कि अगर कोई कानून बनता है और वो संविधान के सिद्धांत के विरुद्ध है तो नल एंड वॉइड हो जाए। ये संविधान का मास्टर। तो कहने मतलब ये है कि हम लोग समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से कानून बने हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और बहुत से कानून बने हुए हैं, इकोनॉमिक्स पर बने हुए हैं, ऑफेंस पर है, क्रिमिनल, बहुत तरह के हुए। लेकिन सभी का उद्देश्य संविधान का जो सिद्धांत है, मास्टर सिद्धांत का तक, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग को माइंड में स्पष्ट होना चाहिए कि सब जितने भी कानून भारत में बने हुए हैं उस सब से ऊपर संविधान है, और जो भी है संविधान से सहमत है। अगर संविधान के विरुद्ध होगा वो नल एंड वॉइड, मतलब दे नहीं दे, वो कानून बनेगा ही। अगर बन भी गया गलती से किसी कारण से तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब खत्म। ये हम लोगों को दिमाग में होनी चाहिए।
अब ऐसे तो डिटेल में तो बता ही रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा बाहरी बात बता देते हैं ताकि लोग समझें कि भारत का जो संविधान है खास, वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं। एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट कहलाता है, एक प्रेसिडेंशियल कहलाता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंग्लैंड में पार्लियामेंट गवर्नमेंट, भारत में ही पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट का विशेषता यह है कि जनता लोग एमपी को चुनेंगे और स्टेट में विधायक को चुनेंगे, जनता चुनेंगे। वो जनता को प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं स्टेट में और प्रधानमंत्री बनते हैं, सिद्धांत में है। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पार्टी सिस्टम है, तो वो आप प्रैक्टिकल चीज, लेकिन बेसिक चीज जानना चाहिए। सिद्धांत यही है कि जनता चुनेंगे प्रतिनिधि, विधायक, एमपी। ये भी संविधान में लिखा हुआ, अपना मर्जी से कुछ हो रहा है। तो अब वो जो है प्रतिनिधि जो बन गए जनता के, वो चुनेंगे, इलेक्शन से होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ और है, जो आपके सामने है। पहले ही डिसाइड होता है प्रधानमंत्री, कोई सही सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। पहले डिसाइड होगा, घोषणा करना होगा। क्यों घोषणा करना होगा? एमपी चुनेंगे, एमपी मिलकर के अपना चुनेंगे। तो ये हो रहा है, कल प्रैक्टिकल में कुछ और हो रहा है, थ्योरी में कुछ और है। तो इतना फर्क जाने की वजह हुआ, ये गलत हो रहा है, जान दो नहीं गलत हो रहा है। तो ये हम आपको बता रहे थे। और इस पर डॉक्टर अम्बेडकर का ही कमेंट हम आपको बता देते हैं। उन्होंने बोला था कि संविधान अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करता है जो संविधान को संचालन कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक नेता पर डिपेंड। अभी जितना डिमांड बताए एजुकेशन पर कि 6 साल से 14 साल तक एजुकेशन फ्री, ये बहुत बाद में लागू हुआ, वो भी रीट पर लागू हुआ, गवर्नमेंट नहीं इंस्टीट्यूट दे रहा। संविधान में तो उसूल से लिखा हुआ था, लेकिन कोई सज्जन रीट किए और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया, ये नहीं हो रहा है। और इससे फंडामेंटल, दो तरह का राइट, एक फंडामेंटल राइट, एक राइट, एक डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं निदेशक नीति सिद्धांत सरकार के लिए। उसमें दिया हुआ है कि भाई सरकार क्या क्या करना चाहिए, वो अलग है, डायरेक्शन है, वो कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और फंडामेंटल राइट अनिवार्य। तो ये फंडामेंटल में था, तो वही बीच में हुआ कि भाई फंडामेंटल राइट है तो क्यों नहीं एजुकेशन हो रहा। तब ये शुरू हुआ। जब शुरू हुआ, लेकिन इससे जो जड़ कारण है हमारे समझ से, जड़ कारण ये है, बहुत कड़वा लगेगा सुनने में, ये अभी ब्राह्मण का ही रहा। अब ब्राह्मण का 1 प्रोग्राम है, 1 प्रोग्राम कि एजुकेशन खत्म कर दो तो गुलाम बनाना आसान, सिंपल बात। इसलिए एजुकेशन पर इंटरेस्ट नहीं है, कंपलसरी कर दिया तो पेपर पर कर दिया। इसलिए एक वकील साहब बड़ा अच्छा से बताते हैं, एजुकेशन का नीति बना दिया कि हम बिल्डिंग देंगे, स्कूल ड्रेस देंगे, साइकिल भी देंगे, सब सुविधा देंगे, किताब भी देंगे, बैग भी देंगे, ड्रेस भी देंगे, लेकिन एक चीज नहीं देंगे, क्या? एजुकेशन नहीं देंगे। सिंपल बात, ये सोचने की बात है। सब कुछ दे रहे हैं, जितना लीगल व्यवस्था था वो सब कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। समस्या प्रैक्टिकल, थ्योरी में सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम लोग सब, पूरे पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं आ रहे। क्यों? इंटेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो शासक विदेशी है, सिंपल बात। पार्टी सबको कोई लेना नहीं, बीमारी डीएनए का प्रॉब्लम, कुछ चाहते ही नहीं। तो कैसे? अगर इसलिए अम्बेडकर बोले थे कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले ईमानदार नहीं हुए तो बेकार हो। अगर संविधान गड़बड़ भी है, अगर चलाने वाले ईमानदार हैं तो सफल हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कमेंट है, इसी कमेंट संविधान पर ही कमेंट। तो ये चीज है। अब एजुकेशन के बारे में समझ गए, इंटेंशन हो गई बात। तो इसका मतलब हुआ, अब से हाँ, अगर इंटेंशन हो जाए तो क्या हो। तो हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जंगल से जानवर को लाते हैं, भालू को लाते हैं, बंदर को लाते हैं, उदाहरण जैसे बता रहे हैं। जंगल से भालू लाते हैं, जानवर लाते हैं, हाथी लाते हैं, बाघ भी लाते हैं,
और उसको ट्रेनिंग देकर के हम सर्कस में उंगली पड़ना चाहते हैं। तो जानवरों को जो इतना ट्रेन किया जा सकता है, तो जो ह्यूमन बीइंग ने पैदा लिया है, क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकता? सोचने की बात। इसका मतलब क्या हुआ? जड़ में क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन ही नहीं, बाकी सब समझ रहे हैं लोग, हम लोग बता रहे हैं। इंटेंशन संविधान तो है, हथियार। संविधान क्या है? एक हथियार। हथियार हमारे पास बहुत बढ़िया तलवार है या बंदूक है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या काम करें? वो तो संविधान भी एक हथियार है, और जिसके पास हथियार है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इंटेंशन ही नहीं उसको कि हम करें, इसलिए फेल्यूर होगा। संविधान फेल्यूर नहीं है। लोग बताते हैं कि संविधान ऐसे है तो ऐसे, कुछ नहीं, संविधान कुछ नहीं है, राइफल में कुछ नहीं है, और चलाने वाले अगर निशाना नहीं जानते हैं तो नहीं फायर होगा। तो ये बोल चाल के भाषा में समझना चाहिए कि फॉल्ट कहाँ है। अब रह गई शिक्षा की बात, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग आईए बीए मेडिकल इंजीनियरिंग करना शिक्षा का उद्देश्य क्या? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है सभ्य नागरिक पैदा। एक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एक सुपरिटेंडेंट थे, उनसे बात हो रही थी, वही बताए ये मिलिट्री स्कूल अजमेर में है, जहाँ हम गए थे और बच्चा था वहां, तो बहुत अच्छा बात बताए। कोई गार्जियन आए हुए थे, बुजुर्ग बोले कि ठीक है सर, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। कहे कि हम पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान देंगे, खेलकूद पर भी नहीं ध्यान देंगे। उसी पर वो बोले कि हमारा स्कूल का उद्देश्य मिलिट्री अफसर बनाना नहीं है, IAS IPS बनाना नहीं है, सभ्य नागरिक बनाना है। और सभ्य नागरिक का जो ट्रेनिंग होगा वो हम देंगे। पहले मैच भी होता था स्कूल, इंटर स्कूल वगैरह होता था, आजकल भी गायब हो रहा है। तो ये सब खाली डिग्री लेना, पन्ना लेना, क्या फायदा? तो एजुकेशन का मतलब सिस्टम ही गड़बड़ हो रहा है। अब कारण एक है इंटेंशन। तो इसलिए करके हमें जब विचारधारा बदलेगी तब सब कुछ बदल जाएगा। विचारधारा नहीं बदल रहा, क्योंकि जो लोग शासन में हैं शुरू से ही, उनका विचारधारा वही है, इन लोगों को बनाए रखो, नीचे डाउन, एजुकेशन खत्म करो, बाकी सब खत्म। अभी तक यही हुआ है। तो इसलिए करके संविधान के बारे में मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारा हथियार है, लेकिन जाने का भी इस्तेमाल करेगा। राइफल दे दिया, जैसे बोलते हैं बंदर के हाथ बना दिया, वही वाली बात हो रही है। एजुकेशन देगा नहीं, अब बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा, मंत्री बना देगा, लॉ मिनिस्टर बना देगा, लॉ भी नहीं लिख पाएगा, मिनिस्टर बना देगा। कानून तो है, बन सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन वही है, ये एडल्ट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, विधायक सांसद होना चाहिए, बन जाए। तो ये सब चीजें हैं। इसलिए संक्षेप में हम यही कहेंगे, एजुकेशन का मतलब हुआ सब नागरिक बनाना। और सब नागरिक कैसे बनेगा? जब तक सभा में शामिल है। आजकल में जो प्राइवेट एजुकेशन भी है, वहां भी शिक्षा नहीं हो रहा है, वहां भी फोकस है। तो ये सब कारण है। अभी सब का जड़ है वही कल्चर, हम लोग का नहीं। तो ये सब बहुत जड़ है, लेकिन जड़ में यही है, इंटेंशन हमें क्लियर होना चाहिए, कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, तो सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने काफी डिटेल में भारतीय संविधान की जो मूल बात है, मूल जानकारी है, हम सभी के बीच में रखी। किस प्रकार से उदाहरण दे दे करके आपने हमारे बीच में ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे पास जानकारी नहीं होगी, जानकारी के अभाव में हम कुछ का कुछ करते हैं, तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का महत्व भी आपने काफी अच्छे से हमारे बीच में समझाया, तो बहुत बहुत साधुवाद। समय क्योंकि हो गया है, और आज के इस वेबिनार को समापन करने के लिए हम सामूहिक शब्द सत्ता करके आज के इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि आपने दोनों हाथ जोड़ने में सभी को माइक ओपन करने की परमिशन देता हूं, और हम सामूहिक शब्द सत्ता कर आज के इस संविधान वाचन वेबिनार का समापन करेंगे। सत्ते सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्षेमिनो सब्बे भद्राणि
पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमहागमा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमहागमा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमहागमा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमहागमा साधु साधु साधु।